आज का टॉपिक है भारत में बैंकों का विलय व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मर्जर ऑफ बैंक्स इन इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो अभी हाल ही में बैंकों का विलय हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाहर हो गए हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले 3 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। तब राष्ट्रीयकृत बैंक 20 से घटकर 19 रह गए थे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक के सफलतापूर्वक विलय के बाद मंत्री श्रीमती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 10 बैंकों का विलय किया है। इससे पहले भी कुछ विलय हुए, जैसे कि 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट के बीच विलय हुआ था। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में हुआ था। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में हुआ था। और 2017 में तो अप्रैल के महीने में भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का विलय हुआ है एसबीआई के अंतर्गत। लेकिन अभी जो नया विलय हुआ है उसमें कुल 10 बैंकों का विलय हुआ है। तो पढ़ते हैं किस बैंक में विलय हुआ है, किस बैंक में विलय हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। जबकि इंडियन बैंक तथा इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। केंद्र सरकार के इस कदम के परिणाम स्वरूप क्या होगा? देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 हो जाएगी। ये निम्न है। भारतीय स्टेट बैंक सबसे मजबूत बैंक होगा, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक होगा। और कुल कितने बैंक हो जाएंगे? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 12 बैंक हो जाएंगे अब, या हो गए यहाँ पे 12 बैंक। बैंकों के विलय के क्या कारण रहे और इसका क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देश के सार्वजनिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का सामना कर सकें तो ये इसमें और अधिक सक्षम हो जाएंगे। इस कारण ये विलय किया गया। बैंक विलय से बैंकों की स्थिति मजबूत होगी। बैंक अधिक सस्ता और ज़्यादा कर्ज बांट सकेंगे। इस सोच के साथ बैंकों का विलय किया गया है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद के साथ वैश्विक स्तर पर लाभ होगा। वैश्विक स्तर मतलब ग्लोबल रूप से लाभ होगा। बैंकों के परिचालन की लागत कम होगी तथा बैंकों के कर्मियों के वेतन की असमानताएं भी दूर होंगी। ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विलय किया गया है। बैंकों की पहुंच नए राज्यों और क्षेत्रों में बढ़ने के साथ बैंक नई तकनीक और विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर बैंकों का विलय हुआ है। देश की बैंकिंग प्रणाली भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में योगदान दे सकेगी। यानी कि बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी। बैंकों की एनपीए की समस्या सुलझने में मदद होगी तथा बैंक उस लोन पर नियंत्रण करने में अधिक सक्षम होंगे जिनकी वापसी में की उम्मीद कम होती है, क्योंकि अब कम बैंक होंगे और
उनकी नीतियां भी एक दूसरे से काफ़ी मेल खाती होंगी, जिस कारण जो लोन दिए जाते हैं अलग नीति के अंतर्गत, जिससे कि वो उनकी वापसी मुश्किल हो जाती है, उनमें अब कमी आ जाएगी। बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होगी, वे पूंजीगत रूप से बेहतर होंगे। सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों की निगरानी में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब राष्ट्रीयकृत बैंक कुल 12 ही रह गए, तो उनकी निगरानी और उनके नियमों में एक रूपता लाने में अब आसानी होगी। और अब क्या होगा विलय के बाद? यह विलय बिना राज्य के कोष की मदद लिए अधिक संसाधन जुटाने में मदद करेगा या करता है। विलय के बाद क्या होता है, क्या होगा या क्या होता है? अधिकतर बैंकों के मध्य चल रही नकारात्मक प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है। विलय से बैंकों की कुल परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ जाता है और ग्राहकों को आसानी से देश भर में बैंकिंग सेवाएं मिल जाती हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बैंकों के विलय से बैंकिंग प्रणाली के आधारभूत ढांचे में सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, जिससे आधुनिक युग की बदलती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय बैंकिंग प्रणाली अधिक सशक्त होगी, मजबूत होगी। तो इस प्रकार हमने जो अभी 1 अप्रैल 2020 से विलय के बाद की स्थिति है, विलय के कारण है और जो भारत में बैंकों का विलय हुआ है उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, उसको विस्तार पूर्वक जाना है। ये भी जाना है किस बैंक में विलय हुआ और बैंकों के विलय के कारण क्या थे और अर्थव्यवस्था पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ सकता है। और अंत में हमने यही कहेंगे कि इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली अधिक सशक्त होगी, मजबूत होगी। थैंक यू।